गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दो क्वेश्चंस जो कि बहुत कुछ क्लियर करके देगा आपको। मतलब एक तरह से हम आज आपको आइडिया देने वाले हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। किस तरह से आप पहचानोगे कि कोई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। तो चलिए आज इसको हम लोग दो क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से सीख लेते हैं कि आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखिए किस तरह से हम आसान तरीके से ये क्या होगा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे कि हमारे पास सपोज ये क्वेश्चन से समझिए एक कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है और एक दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स मान के चलते। देखिए मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। तो कहता है कि ये आपको प्रूफ करना है या एक्सप्लेन करना है कि कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सपोज मान लीजिए ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एक्सप्लेन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हो सकता है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप किस तरह से इसको बताओगे कॉपी में मेंशन करके, तो किस तरह से देखते हैं हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सब कोई मान लीजिए देखिए आजकल क्या है क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है बदलते चल रहा है। हो सकता है ये भी आपसे पूछ दे, ऐसा लिख दे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, ऐसा लिख दे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसके जगह पे आपको लिख दे क्या हेक्सा एमाइन निकेल सेकेंड आयन, ऐसा लिख। ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चंस कि बताइए ये वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये दिया हुआ इससे आप फार्मूला बना लोगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है। सबसे पहले उसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू जैसे हम लोग वीवीटी में काम कर रहे थे। वीवीटी में जैसे निकाले थे ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बस उसी तरह से काम करना है। कोबाल्ट का क्या हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एमोनिया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो X प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 6 × 0 = 3। इसके मतलब X बराबर क्या हो गया +3 हो गया। X = क्या हो गया +3 हो गया। इसके मतलब कोबाल्ट से कैसा चार्ज आ गया +3 आ गया। अब इसका कन्फिगरेशन लिखिए। आप जानते हैं कोबाल्ट का जो होता है 27 होता है। तो किसको प्रोसीड करेगा, ये आर्गन के साथ प्रोसीड करेगा। तो आर्गन का जो है 18 होता है, आप जानते हो। इसके बाद हम लिखेंगे आपका 3D और 4s 2 हो गया। 18 2 20 और ये आपका 7 27। ये तो हो गया किसका, ध्यान दें 18 2 20 और 7 27 ये हो गया पूरे कोबाल्ट। कह रहा है CO3+। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो 2 इससे निकालो या किससे निकालो तो क्या हो जाएगा कन्फिगरेशन 3D6 हो जाएगा। कन्फिगरेशन विल बी 3D6। अब ध्यान देंगे अगर कन्फिगरेशन 3D6 है तो आप ऐसा करके लिख लो इसको 3D6 1 2 3 4 5। 3D के बाद क्या होता है 4s, 3D के बाद 4s और इसके बाद आपका 4p। हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे आप आगे भी बना सकते हो 4D 1 2 3 4 5 4। तो ध्यान देंगे क्या है यहाँ पे है 3D। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल दीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए 3D ये सब आउटर सेल है। ये सब देख रहे हैं थर्ड सेल है, ये फोर्थ ये सब आउटर सेल है। अगर बात करें अगर ये 3D 3 सेल है, थर्ड सेल है सपोज, तो ये वाला आउटर सेल हो जाएगा आपका फोर्थ सेल। ये सब आउटर ये सब तो किस में काउंट होगा, आउटर वाला आउटर सेल में काउंट होगा। तो ये वाला किस में काउंट होगा, इनर सेल में काउंट होगा। ये 3 है, ये 4 है तो आउटर सेल, और उसके बगल वाला क्या है इनर सेल जिसको आप बोलते हो। उसके बगल वाले को यही बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल बोलते हो। तो इनर सेल उसको कहलाता है बगल वाला। अब ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे देखेंगे कि नेचर ऑफ लाइगेंड कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ लाइगेंड कैसा है। तो नेचर ऑफ लाइगेंड्स का मतलब यहाँ पे देखेंगे NH3 एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है तो पेयरिंग होता है आपका जानते हो d ऑर्बिटल्स में, result in pairing of electron when the strong ligand approaches to the
आपका डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी ऑर्बिटल की ओर अप्रोच करता है तो पेयरिंग शुरू हो जाता है। तो आप पेयरिंग कर देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हाँ पेयर कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 पेयरिंग कर देंगे तो दो, मतलब ये पेयरिंग के साथ इसके साथ ये पेयर होगा, इसके साथ ये पेयर होगा। आप ध्यान दीजिए इस बात को। अब यहाँ पे हो गया 4s जो भी एज इट इज जैसा है। अब आगे ये 4p हो गया, 4p ध्यान देंगे, और ये 3d है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होगा। अब मान लें कि 1 2 3 4 5 6, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद रखिएगा है कि वीवीटी कहती है बैलेंस बैंड थ्योरी, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके इक्विवेलेंट आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ताकि अपना लॉन पेयर उसमें वो लगा सके, प्रोवाइड कर सके, सप्लाई कर सके। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान दें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या 6 तो खाली हो चुका है, तो आप एक बार इसको लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कौन सा लाइगेंड है आपका, NH3 है, आपका NH3 है, ये NH3 है, ध्यान देंगे आप बात को, मेरी बात को, NH3 है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको प्रोवाइड कर दिया, ध्यान देंगे। प्रोवाइड करने के बाद कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अकॉर्डिंग टू वीवीटी क्या कहती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल एटम और आपका इसके बीच में लाइगेंड के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड होगी। अब ध्यान देंगे कि कैसा कॉम्प्लेक्स है। इनर और हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए क्या हो गया, इसका दो यूज हुआ था, D2 हो जाएगा, इसका एक और इसका 3, D2sp3, ये 6, ये हो गया। और शेप की बात छोड़ देते हैं, शेप तो इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, निकाल सकते हो आप, शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, D2sp3। तो क्या है, ध्यान देंगे ये जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ है वो अंदर वाला सेल वाला यूज हुआ है, 4th सेल आउटर सेल है, डी वाला 3 क्या है, 3rd है इनर सेल। तो इनर सेल, इनर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, इसलिए इनर सेल का यूज हुआ है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कौन सा आपका सेल यूज हुआ है, इनर सेल का यूज हुआ है, और इनर ऑर्बिटल का यूज हुआ है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लाइगेंड के बीच में, इनर सेल, यहाँ डी वाला इनर सेल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये समझ गए बात? तो अगर हम बात करते हैं ये वाला फर्स्ट कंपाउंड कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब हम बात करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, अब लेंगे हम लोग एनाइट निकल हेक्सामाइन, आपका हेक्सामाइन निकल सेकेंड आयन का हम लोग बनाएंगे। इसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, Na2+ का, Na2+ का 28 होता है, 28 में से 2 जाएगा 26, इसके मतलब किसके साथ प्रोसीड करेगा, आर्गन हो जाएगा, और 3d8 हो जाएगा, यहाँ पे 3d8। यहाँ पे देखिएगा, देखिए जो लाइगेंड के जो प्रकार होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, कोई वीक फील्ड बनाता है, कोई एवरेज लाइगेंड भी होता है। तो एवरेज लाइगेंड में कहानी क्या होती है, कभी कभी वो वीक जैसा ही बिहेव करता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग जैसा ही बिहेव करता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर इस फर्स्ट वाला में दोनों में देखिए NH3 है, कुछ बात को अगर ऐसी बात ध्यान में रख के जाना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, खासकर एनसीईआरटी में जो चीज़ मेंशन है कि कभी कभी कोई लाइगेंड क्या करता है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी या फिर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मेटल एटम उसके आयंस, तो क्या होता है वो वीक जैसा ही बिहेव करता है और स्ट्रॉन्ग जैसा ही बिहेव करता है। तो पहला केस में हम देखे कि ये स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव कर रहा था, जब यही स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा ना, याद रखिएगा, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर वो आपका वीक जैसा बिहेव करेगा तो फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे ये 3d 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3d हो गया। 3d के बाद क्या है आपका 4s है, 4s के बाद क्या है 4p है, 4p है, 4p के बाद क्या आएगा 4d, 1 2 3 4 4d ये आएगा। ठीक है, सब बना लिया। यहाँ पे देखा जाए 3d है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे दिखा दिए। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में निकल वाला कॉम्प्लेक्स में ये जो एज बिहेव कर रहा है एवरेज लाइगेंड है, लेकिन यहाँ पे बिहेव कर रहा है किसके जैसा, वीक लाइगेंड के जैसा। तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होने वाला है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो पेयरिंग नहीं होगा तो आउटर ऑर्बिटल का ही यूज होगा, इनर ऑर्बिटल का यूज नहीं होगा। कितना सेट हो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया S, एक तो S यूज हुआ, 3p2 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2। तो यहाँ पे हो जाएगा NH3, एक NH3 यहाँ पे डोनेट किया इसको, एक NH3, दूसरा NH3, ये तीसरा है, चौथा NH3, ये पाँचवा NH3,
और ये छठा NH3। सारे NH3 कहाँ का अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर दिया, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स में डोनेट हो गया, एम्प्टी d ऑर्बिटल में इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। अगर बात करें इधर वाला यूज नहीं होकर कौन यूज हुआ है, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स का प्रकार पूछ देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को खासकर आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस को खासकर ध्यान रखें कि एक भी अगर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है अंदर वाला इनर सेल वाला, अगर इनर सेल का यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर सेल का ही सिर्फ यूज हो रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई थिंक आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।